युवा संगिनी की सभी संगिनियों को नमस्कार। एक कहावत सुनी थी हम लोगों ने कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। आप लोगों ने समय से पहले आकर इस कहावत को सही साबित किया है कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। आप सबका अभिवादन। डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी जी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं अपनों का आभार नहीं होता और परिवार में स्वागत नहीं होता, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी जिस तरह की लीडरशिप दिखाती हैं और जितने अच्छे अच्छे इवेंट्स वो अपनी लेडीज के लिए ऑर्गेनाइज करती हैं, उसके लिए उनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। डॉक्टर वाजपेयी, आपकी औपचारिक सहमति हो तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत आप ही के द्वारा हो। साथियों नमस्कार। आत्मनिर्भरता की ओर 3 कदम विषय पर आज वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी अतिथियों का, हमारी संगियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी को मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने अपना समय दिया हमें, और हमारी कोऑर्डिनेटर श्रीमती नुपुर दुबे जी जो कि दुबई से हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करती हूं। और मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती नुपुर दुबे जी को। दरअसल आप में से कई लोग होंगे जो ऑलरेडी किसी तरह के व्यापार या व्यवसाय से जुड़े होंगे। आप में से कुछ होंगी जो किसी जॉब में होंगी, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी किसी नए बिजनेस के बारे में प्लानिंग कर रही होंगी और सपना देख रही होंगी। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब भी हम बिजनेस की कोई नई शुरुआत करते हैं तो कुछ छोटी छोटी समस्याएं हमारे सामने एक बड़ी चुनौती रख देती हैं, और तब हमें एक ऐसे इंसान या ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत महसूस होती है जो हमें बताए कि हम इन चुनौतियों को कैसे पार कर सकते हैं, जो हमें समझाए कि क्या कारण है कि हमारा बिजनेस हमें उतना लाभ नहीं दे पा रहा जितनी हमने अपेक्षा की थी। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की एक कोशिश के लिए ये वेबिनार समर्पित है। और इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद अग्रवाल का परिचय मैं आप सभी से कराना चाहूंगी। डॉक्टर अग्रवाल मूलतः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से हैं। बिलासपुर में जन्म लेने के बाद अपनी शिक्षा, दीक्षा और कामकाज के सिलसिले में उन्हें पूरे भारत और भारत के बाहर भी काम करना पड़ा, और उन्होंने एक लंबे कार्यकाल में हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इंटरप्रेन्योरशिप में महारत हासिल करी, और बतौर शिक्षक कई लोगों का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने एक खास कला विकसित की। हम सब आज जिस विषय को सोशल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, भारतीय मूल्यों के संदर्भ में हमारी जीवन, हमारी संस्कृति और हमारा फाइनेंस तीनों अलग अलग नहीं सोचे जा सकते। डॉक्टर अग्रवाल अभी तक 6 पुस्तकें लिख चुके हैं, और उनकी 7वीं पुस्तक शीघ्र ही सितंबर में प्रकाशित होने वाली है, जिसका नाम है व्यावसायिक उपनिषद। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं होगी, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को एक पूरी मेंटरशिप हमारी ओर से दी जाएगी। मैं अब डॉक्टर अग्रवाल को आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। डॉक्टर मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। नुपुर जी ने जिस तरह से इस सेशन की शुरुआत की, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वो बात एक बार आज आप सबने वापस साबित कर दी इतनी बड़ी संख्या में इस वेबिनार में आने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का स्वागत। हम सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं, और व्यवसाय उपनिषद इस पुस्तक को लिखने के तैयारी में लगभग मैंने पूरे भारत में अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग आकार के एंटरप्रेन्योर्स और अलग अलग तरह के बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरेक्शन किया हुआ है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह के परिदृश्य रहे हैं, हम सबको मालूम है कि बिजनेस
काफी सफर कर चुका है। तो इस पीरियड में एक तरह से मेरे जो काम की लिटमस टेस्टिंग जिसको बोलते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परीक्षा जिसको बोलना चाहिए, परीक्षा मेरे काम की कि क्या ये इस परिस्थिति में भी यूजफुल है। और इसी तो जैसा कि आज की चर्चा का विषय है आत्मनिर्भरता की ओर 3 कदम। आत्मनिर्भरता एक ऐसा शब्द है जो एक नारे की तरह पिछले 3-4 महीनों से राजनीतिक और व्यावसायिक स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ नारे से शायद बात बनेगी नहीं। हमें आत्मनिर्भरता क्या होता है, आत्मनिर्भरता क्यों गड़बड़ा जाती है और इसके लिए आधारभूत रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आधारभूत आवश्यकता क्या है, ये समझने के बाद हमें क्या कदम लेना है, उसकी ओर हम बातचीत करेंगे। तो ये है आज के मेरी बातचीत का फॉर्मेट। सबसे पहली चीज जो मैं आप सभी के फोकस में लाना चाहूंगा वो ये कि विचार एक बात होती है, जितनी भी हम चर्चा कर लें ऊपर वाले सर्कल में आता है, विचार और बातचीत के सर्कल में आता है। लेकिन जब तक हम विचार को व्यवहार में नहीं बदलेंगे, व्यवहार मतलब उसे प्रैक्टिस में लाना, उसको अपनी आचरण में लेके आना, उसको अपनी दिनचर्या में लेके आना, उसको अपने आदतों में लेके आना, तो जब विचार और व्यवहार दोनों मिलते हैं तब परिणाम आता है। और एक विचार के बारे में, एक सुझाव के बारे में बातचीत करने में तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में लाने में कई दिन लग सकते हैं, कई महीने लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं। तो यही बात ध्यान में रखते हुए कि हम अभी चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इनको व्यवहार में लाना यही इस डिस्कशन का एक तरह से आपकी तरफ से गिफ्ट होगा, आपकी तरफ से रेसिप्रोकेशन होगा, और तब जाके परिणाम मिलेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर हम तब अग्रसर होंगे। हम दोनों लेवल पर बात करेंगे, हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या करना है और जिसे हम ग्लोबल लेवल बोलते हैं कि एक मैक्रो लेवल पे क्या करना है, दोनों लेवल की बात करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपनी बात रखने वाले हैं। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी 2 शब्दों को समझकर, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एक बाजारवाद जो कि पीले रंग के फॉन्ट से लिखा हुआ है, और दूसरा कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म के लिए हिंदी शब्द है उपभोक्तावाद। अभी यहाँ पर यदि इन 2 शब्दों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो संभवतः हमें आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने में, व्यक्तिगत स्तर पर एक निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। बाजारवाद और कंज्यूमरिज्म के बीच क्या डिफरेंस है ये समझने के लिए पहले तो इन 2 इमेजेस को, इन 2 चित्रण को समझें कि इसमें एक ब्लू कलर से हमें दिखाया गया है, एक व्यक्ति को दिखाया गया है, एक जन सामान्य को दिखाया गया है, और जो सर्कल है वो एक तरह से मार्केट को, बाजार को चिन्हित करता है। कंज्यूमरिज्म का एक स्तर तो आवश्यक होता है कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में आती है, लेकिन जब हम अपने बेसिक रिक्वायरमेंट से ज्यादा की खरीदी करते हैं तो उसको कंज्यूमरिज्म कहा जाता है। हमें ज्यादा खरीदने के लिए लालायित, टेम्पटेड कैसे बनाया जाता है, उसे बाजारवाद कहा जाता है। आपने देखा होगा कि विज्ञापनों की ढेर बौछार की जाती है हमारे ऊपर, और जब विज्ञापनों से बात नहीं बनती, क्योंकि हम सबको मालूम है कि विज्ञापन आते ही हम चैनल चेंज कर लेते हैं या वेबसाइट चेंज कर लेते हैं या वेब पेज चेंज कर लेते हैं, तो जब सिर्फ विज्ञापनों से बात नहीं बनती तो दूसरे और हथकंडे अपनाए जाते हैं हमारे बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए, उसे तोड़ने मरोड़ने के लिए। और ये विज्ञापन की तरह तो नहीं दिखते, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में फीड की तरह सर्कुलेट होते रहते हैं, या आपस में ही एक ऐसी संस्कृति बना दी जाती है कि हम एक दूसरे से अपनी तुलना करते ही रह जाएं। मतलब तुलना करना और किसी न किसी समाचार की या सोशल मीडिया की फीड के साथ एडिक्टेड की तरह जुड़े रहना, और उन्हीं फीड में, उन्हीं समाचार और उन्हीं अपडेट्स में हल्के से हमारे को एक इंजेक्शन दे दिया जाता है कि फलाना प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, फलाना ब्रांड यूज करना चाहिए, या आपके दोस्त तो ये यूज कर रहे हैं, यू डिजर्व दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो जब हमारे ऊपर
मैसेजेस की, जब हमारे ऊपर संप्रेषणों की बमबारी की जाए तो वो बाजारवाद होता है, और इसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल बाजार में काम करता है, और उसके कारण जाने अनजाने हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो मनोविज्ञान है, हमारा जो आदतें हैं, वो मैनिपुलेट हो जाती हैं। अभी मैं उदाहरण नहीं ले रहा हूं, लेकिन समझना आसान है। तो इन दोनों के कारण होता यह है कि हम जाने अनजाने, जिसको आत्मनिर्भर बोलना चाहिए, वो वहां से बहुत दूर और दूर और दूर चले जाते हैं। और आज के समय में यदि देखा जाए तो हम लगभग 2-3-4% ही आत्मनिर्भर हैं। बाकी सब कुछ हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम किसी न किसी के ऊपर निर्भर हैं, आश्रित हैं। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कुछ बाजारवाद है जिसके माध्यम से हमारा व्यवहार और हमारे मनोविज्ञान को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और उसके बाद यदि हमने अनुशासन नहीं रखा तो, क्योंकि निर्णय लेना तो हमारे ऊपर होता है, तो निर्णय लेना या नहीं लेना उस स्तर पर हमारी उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म काम करने लगती है। इन दोनों के कारण जो प्रश्न खड़े होते हैं वो ये, और ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है मैं विशेषकर उन पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तुत कर रहा हूं जिनका अपना कोई ना कोई व्यवसाय है, जिनका अपना कोई ना कोई बिजनेस है। देखिए क्या होता है कि हम बिजनेस में ये मानकर चलते हैं कि हमें बिजनेस बढ़ाना है, नो डाउट अबाउट इट। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ग्राहकों को किसी ना किसी तरह कन्विंस करें कि आइए और खरीदी करिए। खरीदी करने की यदि हमने कोशिश नहीं की तो जैसा कि आप इस ग्राफ में लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं कि यदि हमने सूचना नहीं दी, हमने यदि मार्केटिंग नहीं की तो बिक्री नहीं होगी, वो भी एक मुश्किल है। उसके बाद तकलीफ का दूसरा दौर शुरू होता है कि जब हम जबरदस्ती मार्केट करते हैं, दबाव बढ़ाते हैं कस्टमर्स के ऊपर, एक तरह से जबरदस्ती करने के कारण वो हमारी बात मान के खरीद तो लेते हैं, लेकिन वापस जब वो घर जाते हैं तो उनको कुछ कंफर्टेबल फील नहीं होता, उनको अपनी खरीदी के बारे में कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, गिल्ट फीलिंग आती है, उनको बाद में फील होता है कि काश ये नहीं खरीदा होता। तो दबाव बढ़ने से धीरे धीरे बाद में लॉन्ग टर्म में बिक्री कम हो जाती है। तो ये समय ऐसा आ रहा है, और आत्मनिर्भर समाज में व्यवसाय करना, अर्थात एक ऐसे समाज में व्यवसाय करना जहां पर लोगों की खरीदने की जो टेम्पटेशन है वो कम और कम रहे, रीजनेबल रहे। कम से मेरा मतलब कंजूसी नहीं है, कम से मेरा मतलब है कि कंज्यूमरिज्म वाली बात नहीं है। वो सिर्फ तुलना में नहीं कुछ खरीदते, वो खरीदते हैं क्योंकि उनको सच में आवश्यकता है। रीजनेबल, रैशनल, लॉजिकल परचेजिंग। और जब व्यवसायी भी ग्राहकों के ऊपर दबाव ना बनाए कि आपको ये खरीदना ही चाहिए। पर यहां पर मैं 3 प्रश्न और एक तरह से विचार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला विचार जो मैं अंडरलाइन करके दोबारा आपको पिछली स्लाइड से कंटिन्यू कर रहा हूं वो ये कि, और ये शायद बहुत सारे व्यवसायी मित्रों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत उपयोगी सुझाव हो सकता है कि जबरदस्ती बेचने से जो कुल डिमांड है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कुल डिमांड मतलब मार्केट। दूसरा पॉइंट जो है वो विचार करने लायक है, इट इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि जब हम उपभोक्तावाद के चक्कर में, कंज्यूमरिज्म के चक्कर में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, अननेसेसरी परचेजिंग करते हैं, तो इससे 5 स्थानों पर विकृतियां आती हैं। परिवार में डेफिनेटली परिवार का फाइनेंसेस बिगड़ता है, परिवार का कल्चर बिगड़ता है, परिवार का एक माहौल है वो बिगड़ता है। मेहनत करने की जो एक संस्कृति होनी चाहिए कंज्यूमरिज्म के चक्कर में वो नहीं बन पाती है। समाज की कुल मिला के जो संस्कृति होती है वो बिगड़ती है। आपको भी मालूम होगा कि हम आज ऐसे आदतों को अपना चुके हैं कि जन्मदिन में शुभकामनाएं देने या आशीर्वाद देने के बजाय हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और केक काटते हैं, जबकि वास्तव में वो दिन कुछ और करने का होता है। अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, इसका तो बहुत बड़ा उदाहरण हम पिछले 4 महीने में देख चुके हैं कि इंपोर्ट के सहारे चलने वाला बाजार, जब इंपोर्ट की मुश्किलें आई तो वॉर सिचुएशन तक बन गई। लेकिन अल्टीमेटली यदि एक देश अपना पूरा का पूरा बाजार किसी दूसरे देश के लिए खोल देता है और किसी कारण से फिर पहले देश में तकलीफ आती है, तो उसके कारण 2 देशों की जो
रिलेशनशिप्स हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, और समाज में भी लगातार तुलना होने के कारण, लगातार एक दूसरे के साथ कंपैरिजन के कारण, अनहेल्दी कंपटीशन के कारण और एक अनहेल्दी परसेप्शंस के कारण, मतलब यदि किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बहुत अमीर होंगे, बहुत रिच होंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उनकी सैलरी का 45% तो EMI पे करने में जा रहा है। समाज में एक जो अनरीजनेबल कंपैरिजन के कारण ईर्ष्या और एक दूसरे के साथ नॉन कोऑपरेशन वाला जो एक माहौल बन जाता है, इसका भी अल्टीमेटली कंज्यूमरिज्म से ही कनेक्शन है। और डेफिनेटली प्रकृति के ऊपर तो इसका दबाव पड़ता ही है। हम जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से लेना पड़ेगा। और प्रकृति से जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ प्लास्टिक नहीं है। प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए कहीं ना कहीं से हम प्रकृति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। सपोज हम अननेसेसरी ज्यादा किचन के स्टील के बर्तन खरीदते हैं तो वो स्टील भी कहीं ना कहीं से बनता है। आयरन ओर कहीं से आते हैं। आयरन ओर की खुदाई के लिए जब मतलब जमीन खोदी जाती है तो उससे वातावरण पे प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहा हूं। हम कंज्यूमरिज्म जो भी करें उसका प्रकृति पे दुष्प्रभाव पड़ता ही है। ये एक प्रश्न ही दे रहा हूं मैं आपको, आने वाले स्लाइड में शायद मैं इसका छोटा सा उत्तर दूंगा। या ऐसा कैसे करें कि ग्राहकों को हम अपना फैन बना लें, हमारे मतलब ग्राहक हमें पसंद करने लगे, क्योंकि ग्राहक उन्हीं दुकानदारों से, व्यवसायियों से और उद्यमियों से डील करना चाहते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है कम से कम आने वाले समय में बहुत रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि अब जब लोग सिर्फ जरूरत की चीजें या रैशनल रीजनेबल परचेजिंग करेंगे तब वे सिर्फ उसी पर भरोसा कर पाएंगे जो ग्राहकों की तरफ से सोचते हैं। तो शायद मैंने प्रश्न भी दे दिया और उत्तर भी दे दिया कि ग्राहकों को अपना फैन कैसे बनाएं। ग्राहकों की तरफ से सोच के, ग्राहकों को अपना ATM ना समझें, ग्राहकों की आवश्यकता को समझें। तो इन सब विचारों पर आधारित जो है आत्मनिर्भरता की जो संस्कृति है वो बनाना है। कैसे बनाना है उस पर हम आगे चलते हैं। आत्मनिर्भरता की ओर 3 कदम। अब यहां पर जो पहला कदम है, खरीदी पर कम खर्च और खर्च कम करते हुए कुछ उत्पादकता बढ़ाएं और कुछ जुगाड़ से काम चलाएं। देखिए, आत्मनिर्भरता के 2 पहलू हैं। एक पहलू यूजर्स की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से, कंज्यूमर्स की तरफ से, और दूसरा पहलू है हम व्यवसायियों की तरफ से। और यहां पर मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि हो सकता है हम एक प्रोडक्ट के लिए उद्यमी होंगे, व्यवसायी होंगे, लेकिन बाकी 99 प्रोडक्ट के लिए तो हम भी कस्टमर हैं, राइट? यदि हमारा ऑटो पार्ट्स का एक शोरूम है तो हो सकता है ऑटो पार्ट्स के लिए हम डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन घर के किचन के सामान के लिए, कपड़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर अपने डिवाइसेस के लिए तो हम कस्टमर हैं। तो ये जो पॉइंट है, खरीदी पर कम खर्च / उत्पादकता / जुगाड़, इसको हम अलग अलग कस्टमर और व्यवसायी की तरफ से भी सोच सकते हैं, और दोनों की तरफ से सोचें तो अपनी तरफ से सोचें तो सबसे बढ़िया है। यहां पर सब सोचने वाली बात यह है कि आत्मनिर्भरता के लिए पहली रिक्वायरमेंट है खरीदी पर कम खर्च। और ये वो बात है जो सरकारें नहीं बोलेंगी और मीडिया वाले भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली जब खर्च करते हैं कस्टमर्स बाजार में तो मार्केट में मनी का रोटेशन होता है, पैसे का रोटेशन होता है, और सरकार को टैक्स मिलता है। इसलिए सरकार यही चाहेगी कि लोगों के अंदर खर्च करने की टेंडेंसी बनी रहे। पूंजीवादी लोग ये नहीं बोलेंगे कि कम खर्च करो, क्योंकि उनकी पूंजी का मुनाफा ही आता है, लाभ, प्रॉफिट ही आता है जब हम खर्च करते हैं और बाजार में रोटेशन होता है। तो ये बात हमारे को मीडिया नहीं बताएगी और पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट भी नहीं बताएंगी। लेकिन व्यक्तिगत इंडिविजुअल आत्मनिर्भरता तभी होगी जब हम खरीदी पर होने वाले जो बेतहाशा खर्च बोलना चाहिए, अनरीजनेबल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। और आप ये
तुरंत रिलेट करेंगे लॉकडाउन से पहले हमारे खर्च कितने थे और लॉकडाउन के बाद हमारे खर्च कितने कम हो गए हैं, ट्रेवल के ऊपर, आउटिंग और एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो ये वो खर्च हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अंधी दौड़ के चलते कर रहे थे और ये हमारी जीवन का एक तरह से बेसिक फॉर्मेट बन गया था। लेकिन इसे यदि हम कम कर सके और अभी जो नया एक जीवन शैली आ गया है इसको हम यदि एक नॉर्म, एक सामान्य जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर सके और इसके आसपास अपनी जीवन शैली को फिर से रीडिजाइन कर सके तो शायद हम इस दिशा में एक कदम उठा रहे हैं। तो खरीदी पर कम खर्च, उत्पादकता का एक उदाहरण दूंगा। मतलब उत्पादकता, ऐसा लगता है कि उत्पादकता मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फैक्ट्री या ऐसी कोई जगह जहां पर कुछ चीजों का उत्पादन हो रहा है। लेकिन हम छोटे से छोटे अपार्टमेंट में रह रहे हो, एक फ्लैट में रह रहे हो, तो भी कम से कम 10 रुपए पर वीक की तो उत्पादकता कर सकते हैं कि 3-4 गमले रख लिए, उसमें धनिया, मिर्ची, टमाटर उगा लिया। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा हम इतिहास नहीं रचेंगे, बहुत बड़ी खेती का एक ट्रैक्टर लोड करके हम सामान मंडी को नहीं भेजेंगे। लेकिन जो 10 रुपए हम हरे मसाले के लिए भाजी वाले को देते हैं वो बचा सकते हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हम अपने बच्चों को उत्पादकता में इन्वॉल्व होने की व्यवहार के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम मिट्टी से जुड़े रहेंगे, 4 गमलों में कुछ धनिया मिर्ची उगाएंगे, तो उन्हें भी मैसेज जाता है कि कल को जब व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, कल को जब वे सक्षम होंगे, तो शायद वो इस दिशा में ज्यादा सोचेंगे। कुछ तो खर्च ऐसे हैं जिन्हें हम कम कर सकते हैं थोड़ा जुगाड़ करके। जुगाड़ का एक एग्जांपल देता हूँ, वाटर प्यूरिफायर का एग्जांपल देता हूँ। वाटर प्यूरिफायर एक ऐसी चीज है जो लगभग हर घर के बेसिक जरूरतों में आज के समय में आ गया है। लेकिन कम से कम 70% घरों में पानी की क्वालिटी ऐसी होती है कि यदि आप उसको हल्का सा गुनगुना करके रात को और उसमें फिटकरी 2 बार घुमा के यदि रात भर उसको छोड़ देंगे और अगली सुबह उसको 2 लेयर रुमाल की फिल्टर कर लेंगे, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत उम्दा क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर बन जाता है। लेकिन इसी मेंटेनेंस और एनुअल मेंटेनेंस के लिए आपको प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनियां 4000 से 5000 रुपए के आसपास एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ले लेती हैं और आपको साल भर में शायद फिटकरी की 2 टुकड़े लगेंगे जो लगभग 40 से 50 रुपए में आ जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि हम जाने अनजाने ऐसे दबाव में हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम दबाव में हैं और हमारी जेब से 500 रुपए, 1000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए लेके निकलवाया जाता है और हम उसको यदि टोटल करेंगे तो शायद साल में हम 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए एक मध्यम से मध्यम आय वाली परिवार में भी बहुत आसानी से बचा सकते हैं। आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम इंडिविजुअल उठाएंगे। मैं उसको ग्राहक या व्यवसायी नहीं बोलना चाहूंगा, परिवार बोलना चाहूंगा। परिवारों की तरफ से पहला कदम उठाया जाएगा और शायद इसीलिए आप सभी बहनों का जो इस मीटिंग में साथ में जुड़ी हुई हैं, आप सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत आदरणीय है। दूसरा पॉइंट जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो बाजार में प्रलोभन चलते हैं, डिस्काउंट, 1 पे 1 फ्री, कैशबैक, इस तरह की लालच के प्रलोभन में, इसके टेम्पटेशन में हम कभी भी न आए। देखिए, बाजार ऐसा है कि यहाँ कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं होता। यदि हमें जोमेटो और ओला और पेटीएम जैसी कंपनियां कैशबैक देती हैं तो उसके अगेंस्ट में वो हो सकता है हमारे को 50 रुपए कैशबैक दे रही हो, लेकिन वो ऐसा बहुत कुछ हमारे डेटाबेस में से उठा लेती हैं जो सूनर और लेटर हमारे ऊपर ही मैसेजेस की बम्बार्डिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वो हमारा हैबिट्स, हमारे इंटरेस्ट, हमारी रूटीन, हमारा लोकेशन, हमारा परचेजिंग हैबिट्स, हमारा यूट्यूब वीडियो व्यूइंग हैबिट्स, हम कौन से आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, कौन से न्यूज देख रहे हैं, ये सब की प्रोफाइलिंग करके और हमारे को टेम्पटेशन और प्रलोभन देने वाले मैसेजेस पुश करते रहते हैं और हम अपने डेटा के रूप में पे करते हैं, अपने टाइम के रूप में पे करते हैं, अपने अटेंशन के रूप में पे करते हैं। और ये एक लेवल पे मार्केटिंग गिमिक हो सकता है और
इसका जो डेंजरस लेवल हो सकता है वो नेशनल सिक्योरिटी वाला लेवल हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं इकट्ठा होता जाता है और कभी ना कभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, आने वाले समय का जो वॉर है वो तोप और गोला बारूद का कम और बायोलॉजिकल और इंफॉर्मेटिक्स और डेटा का ज्यादा होगा। हम कोशिश करके अपने प्रोफाइल को स्वयं सिक्योर करते चलें, छोटी छोटी चीजों की लालच में ना आए। बाजार में कुछ भी फ्री में नहीं होता। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्कशॉप में तो मैंने यहां तक कहा था कि यदि कोई कंपनी बोलती है कि सपोज रियल एस्टेट की बात करें कि 28 लाख का फ्लैट 25 लाख में, तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि अब तक वो 3 लाख रुपए हमसे एक्स्ट्रा ले रहे थे। तो कहने का अर्थ ये कि बाजार बहुत टिपिकल है। एज ए कस्टमर हमें बहुत 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 श्रूड यानी कि तेज तर्रार बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सीधेपन को लोग एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट विशेषकर छोटे उद्यमियों के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि छोटे उद्यमियों के साथ कस्टमर डील करने में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं रखते, आत्मविश्वास उनको छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ डील करने में इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके पास क्वालिटी की गारंटी नहीं होती। मतलब आप किसी से भी पूछिए, छोटे उद्यमी या छोटा बाजार या छोटा दुकान, मतलब सबसे पहले उनके दिमाग में ये डाउट होता है कि ये क्वालिटी यहाँ पर ठीक नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम होती है वैरायटी की। तो क्वालिटी और वैरायटी के लिए यदि हम छोटे उद्यमी ग्राहकों के साथ जुड़कर, ग्राहकों की तरफ से सोचते हुए, ग्राहकों को इन्वॉल्व करते हुए यदि हम कुछ बना सके, तब जाके स्टेलमेट है। स्टेलमेट मतलब जो एक गाड़ी अटकी हुई है, ये गाड़ी कहीं ना कहीं जो रुकी हुई है वो चलेगी। हमारा व्यवसाय का आकार कुछ भी हो, लेकिन क्वालिटी के लिए बहुत 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 कॉन्शियस होना पड़ेगा। ग्राहकों के साथ जुड़े के, ग्राहकों के साथ की तरफ से सोचते हुए हमारे को सारा अपना बिजनेस जो है डिजाइन करना पड़ेगा। तब जाके ग्राहकों की हमारे को स्वीकृति मिलेगी, ग्राहकों का एक्सेप्टेंस मिलेगा, और तब हम बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, जो बड़ी बड़ी पूंजी के साथ, बड़े बड़े ब्रांड के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी टक्कर में हम खड़े हो पाएंगे। और इस बारे में यदि आप चाहें तो व्यवसाय उपनिषद के डेवलपमेंट की भी मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता सकता हूँ। बिलासपुर के ही एक बहुत बहुत रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर, कम से कम 30-35 साल से जो बिजनेस ओनर है वहां, उन्होंने मेरे को बोला, यार अरविंद तुमने किताब तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन मोटी लिखी है किताब तुमने। उनके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी बुक को डिजिटलाइज कर दिया, ताकि यदि किसी को पढ़ने में मुश्किल है तो वो ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में सुन ले। तो ग्राहकों के साथ जुड़कर, ग्राहकों की तरफ से सोचते हुए, उनकी जो लिमिटेशंस हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसको समझते हुए हम अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को रीडिजाइन करते रहें, ग्राहकों के साथ जुड़ के आगे बढ़ाएं। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस उस बुक के अंदर शेयर किए हैं। मैं आपको बिलासपुर के ही एक और केस का, मतलब क्योंकि आप सब बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से, इसलिए मैं आपको बिलासपुर का ही एक और केस बताता हूँ। मेरे एक अच्छे फ्रेंड ने, ये जब मैं उस समय बिलासपुर में ही था, उस समय की बात है, उस समय वीडियो कैसेट लाइब्रेरी का बिजनेस नया नया आया था। वीडियो कैसेट प्लेयर जो है वो नए नए आए थे। उस समय जो लाइब्रेरी थी वो नया एक बिजनेस हुआ करता था, वीडियो कैसेट की लाइब्रेरी। और बिलासपुर में उस समय 4 या 5 वीडियो कैसेट लाइब्रेरी खुली, और क्योंकि वीडियो कैसेट की चाहत सबको होती थी, तो जहां पर बाकी लाइब्रेरी वाले ग्राहकों के साथ रूखा बर्ताव करते थे, मेरे एक फ्रेंड ने ग्राहकों की तरफ से सोचते हुए ये डिसीजन लिया कि मैं ग्राहकों को हमेशा 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 रिस्पेक्ट के साथ एंटरटेन करूंगा, उनके साथ जो भी बातचीत करूंगा रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर कितना भी हो। सिर्फ अपनी सर्विस की क्वालिटी थोड़ी सी उसने इंप्रूव की, और आज पिछले 30 साल में उसने जो भी बिजनेस किया, वीडियो कैसेट लाइब्रेरी का बिजनेस के बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में एंटर किया, तो और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद उसने रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर किया। जो ग्राहकों ने उसको 30 साल पहले वीडियो कैसेट लाइब्रेरी के समय उसके साथ आए थे, आज भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसका नेटवर्क बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाजार कितना भी कठिन हो, बाजार कितना भी मुश्किल हो, यदि हम हल्का सा नयापन लेके आएंगे, ग्राहकों के साथ जुड़े रहेंगे, ग्राहकों की तरफ से सोचकर ही हम अपना बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, तब तक हमें किसी भी स्तर पर, किसी भी समय
चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर बिजनेस में होता है, लेकिन यदि हम ग्राहकों के साथ जुड़े हुए हैं और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो ग्राहकों का हमें साथ मिलता रहेगा, तब हम डेफिनेटली आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि ग्राहक हमारे साथ हैं। तो आत्मनिर्भरता की ओर 3 कदम में सबसे पहला पॉइंट ये है कि खरीदी पर हम खर्च करने के लिए ग्राहकों को उकसाए नहीं, ग्राहकों को एटीएम ना समझें, बल्कि ग्राहकों को सजेस्ट करें क्यों खरीद रहे हो, ये आप घर में भी ऐसा कर सकते हो। कभी भी उनको जबरदस्ती डिस्काउंट या कैशबैक या फ्री का लालच ना दें। ये बात और है कि व्यवसाय उपनिषद जब तक लॉन्च नहीं हुई है, प्री लॉन्च प्राइस कम रखा है, क्योंकि इस समय आप लोग मेरे मित्र ही हैं, मैं आप लोगों से बहुत ईमानदारी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि इस समय पूरी बिजनेस को, पूरे व्यवसाय उपनिषद की जो विस्तार और प्रचार है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे को कैपिटल की आवश्यकता है, इसलिए कम कीमत पे कुछ समय के लिए लॉन्च होने तक ये उपलब्ध हो रहा है। वास्तव में इसकी कीमत ज्यादा रहेगी, नुपुर जी इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन ये डिस्काउंट नहीं है, ये प्री लॉन्च बेनिफिट है। मतलब आपने लॉन्च होने से पहले जिस प्रोडक्ट को आपने देखा नहीं, उस पर आपने भरोसा किया, डेफिनेटली आपका भरोसे का एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये डिस्काउंट नहीं है, ये टेम्पररी, जब तक लॉन्च नहीं हो रही है, वो एक तरह से एक बेनिफिट है। और क्वालिटी के लिए कमिटमेंट होता है। नुपुर जी ने कहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आप व्यक्तिगत मेरी गारंटी ले सकते हैं, यदि आप व्यवसाय उपनिषद का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और क्वालिटी में आपको 6 महीने कभी भी कोई भी शिकायत रहेगी, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसके लिए आपके पास उसका सॉल्यूशन देने के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ग्राहकों की तरफ से सोचते हुए अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करें। मैंने व्यवसाय उपनिषद का एग्जांपल दिया, आपका बिजनेस फर्नीचर का हो सकता है, आपका बिजनेस मिठाई का हो सकता है, आपका बिजनेस ज्वेलरी का हो सकता है, आपका बिजनेस रियल एस्टेट का हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी का हो सकता है, केक्स का हो सकता है, आपका बिजनेस ऑर्नामेंट्स का हो सकता है, व्हाटएवर। तीनों फॉर्मूले, ये तीनों कदम प्रत्येक बिजनेस में एप्लीकेबल हैं, प्रत्येक बिजनेस में व्यावहारिक हैं। बस एक स्लाइड और फिर मैं आपके प्रश्न लेना चाहूंगा नुपुर जी के माध्यम से। अब इस स्लाइड में मैं आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के सहारे एक बड़ा पिक्चर देने वाला हूं, क्योंकि अभी तक हमने एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली बात की और इवन एज ए बिजनेस ओनर, दोनों तरीके से बात की। लेकिन हमारे छोटे छोटे कदम का, हमारे छोटे छोटे सहयोग, हमारे छोटे छोटे डिसीजन का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको 2 प्रश्नों के सहारे बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, या इस पर आपको विचार करने के लिए आपको छोड़ना चाहूंगा। हम पर बार बार अंतरराष्ट्रीय दबाव क्यों पड़ता है? अभी हमने चाइना के केस में पिछले 6 महीने में देख लिया कि जब चाइना के लिए हमने मार्केट बंद किया, आप सभी को मालूम होगा कि बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट का एक दौर चल रहा है इस समय, और इसके कारण चीन कितना तिलमिलाया हुआ है, और ये घटना हम यहां पर देख रहे हैं, और इसी का 20 टाइम्स 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऑल ओवर द वर्ल्ड होता रहता है। और अंतरराष्ट्रीय जो भी तनाव होते हैं, ऊपर से वो राजनीतिक दिखें, लेकिन किसी ना किसी लेयर पे जाके वो इकोनॉमिक होते हैं। हर देश यही चाहता है कि बड़ी मार्केट वाले देश अपना बाजार खोलते हैं, और 1991 में एलपीजी के नाम पर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे यही हुआ। 120 करोड़ 130 करोड़ की भारत का बाजार बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया गया, और जाने अनजाने अलग अलग चैनल से हमारी पॉकेट्स में से पैसे जो है साइफन होके देश के बाहर जाने लगे। इस कारण हमारी इकोनॉमी एक तरह से खोखली होती गई। इस बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की है एक अन्य परिचर्चा में, जो संगम टॉक्स ने ऑर्गेनाइज की थी। वो वीडियो भी 23 सितंबर को यूट्यूब पर आएगी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो यदि हम आत्मनिर्भर बन के इस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज कर सकें कि देश के अंदर का पैसा देश के अंदर ही रहे, पड़ोसी को ही मिले, पड़ोसी देश को ना जाए, तो हम एक बहुत बड़ा योगदान दे देंगे। दूसरा जो प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा, और ये हमारे भविष्य से संबंधित है, कि क्या हम यह नहीं चाहेंगे कि बच्चों के साथ ऐसा ना हो। ये आपके विचार के लिए है, और इस पूरी परिचर्चा से संबंधित एक जो
व्यवसाय उपनिषद के जो संबंधित पृष्ठ हैं वो एक नोट्स के फॉर्मेट में मैंने नुपुर जी के साथ दिया हुआ है और शायद नुपुर जी इस बारे में कुछ अनाउंसमेंट करने वाली हैं। नुपुर जी, मैं चाहूंगा कि अब आप टेक ओवर करें और श्रोताओं के प्रश्न और आपके अनाउंसमेंट्स। ओवर टू नुपुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल। आपने बहुत सही बात कही कि वैश्विक महामारी के इस दौर में चाहे हम व्यापार से अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और अपनी सर्विसेज की गुणवत्ता को बेहतर बनाना बहुत बहुत जरूरी। मित्र ने बताया था, तो इस बड़ी सी पुस्तक का एक छोटा सा सारांश हम लोगों ने तैयार किया है। युवा संगिनी की चिर युवा संस्थापिका डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी के लिए बतौर धन्यवाद हम उन्हें ये छोटा सा सारांश उपलब्ध कराना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और आप जैसी अच्छी एक नए कार्यक्रम में रुचि रखने वाली महिलाओं से हमें रूबरू करवाया। तो मीनाक्षी जी, आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर हमारी तरफ से अधिकृत रूप से ये सारांश जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेने वाले युवा जब MBA या कोई अन्य पढ़ाई करते हैं तो वे ज्यादातर उन विषयों को या उन विशेषज्ञों को पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक पश्चिमी देशों से है। तो ऐसे में इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, जहां भारतीय मूल्यों की और व्यापार की बात हो रही हो, ऐसे इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को डिफाइन करने वाली पुस्तक व्यावसायिक उपनिषद के प्री लॉन्च सेशन में हमने एक बेनिफिट कोड जनरेट किया है और ये बेनिफिट कोड हम युवा संगिनी की सभी संगिनियों के साथ शेयर करना चाहेंगे। और ये बेनिफिट कोड है जिसे याद रखना बहुत बहुत आसान है। ये कोड है YS यानी युवा संगिनी YS 30 यानी अगस्त का महीना 2020। आई रिपीट, YS 308 2020। आज की तारीख ही आपको याद रखनी है। यदि आप में से कोई भी या आपके कोई परिजन या यदि आप अपने घर के किसी युवा सदस्य को इस पुस्तक का सब्सक्रिप्शन भेंट करना चाहते हैं तो आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी सितंबर के माह में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आप और अपने प्रश्न उत्तर के लिए आपका स्वागत करना चाहूंगी। आप में से किसी के भी कोई भी सवाल हो तो आप उन्हें सीधे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप स्वयं भी उसको पूछ सकते हैं। आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, सवालों की श्रृंखला शुरू हो उसके पहले एक उत्सुकता मेरे मन में भी आ गई है। इन दिनों बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी के पौधों का भारत से निर्यात हो रहा है लगभग सभी देशों में। तो यदि आप कोई छोटा सा फॉर्मूला शेयर करना चाहें हमारी क्लब की संगिनियों के साथ कि यदि वो अपने घर की छत पर ऐसा कोई भी छोटा सा प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती हो, मान लीजिए तुलसी का या पुदीना का, तो कैसे कैलकुलेशन करके कैसे एक्सपोर्ट तक पहुंच सकती हैं? धन्यवाद नुपुर जी। और ये इस तरह के प्रश्न जो हैं इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि फार्मर फैमिली से ही हूँ। आई हैव डन फार्मिंग फॉर मे बी अराउंड 3.5-4 years। तो फार्मिंग और डेयरी से रिलेटेड कोई भी काम वो शायद ऑर्गेनिक तरीके से मेरे ब्लड में है। तो देखिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स निकाल के और उसको मार्केट में एस्टैब्लिश करना और इंटरनेशनल जाने में और स्पेशली यदि छोटे से शुरुआत करनी है हमारे को, तो सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका मतलब ये कि जैसे 8-10 महिलाएं या 8-10 एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स साथ में आ जाएं और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर भी कर लें और एक दूसरे के साथ रहने से ऊर्जा बनी रहती है, उत्साह बना रहता है, एक्साइटमेंट बना रहता है, तो काम अच्छे से होता है। और इस तरह के काम के लिए एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं सरकारी ऑफिस में भी हैं। अपने जिले में आप कृषि सलाहकार के ऑफिस में जा सकते हैं। इंटरनेट पर भी रेडीमेड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। किसी को हेल्प चाहिए तो बाद में हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक छोटा सा एक सिल्वर लाइनिंग देना चाहूंगा कि यदि हमारा प्रोडक्ट अभी इतना ज्यादा नहीं है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाना शुरू करें, तो भी यदि मान के चलिए कि सपोज 10
लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और 2 महीने में उनका तुलसी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन इसी तरह से अनुभव लेते लेते काम चल पड़ता है। जब आप काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको और रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बात की शुरुआत करने के लिए इतना प्रोत्साहन काफी होना चाहिए। और थोड़ा डीप में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि तुलसी की एक नहीं 5 अलग अलग तरह की वेराइटीज होती हैं और 5 में से अलग अलग तरह की तुलसी के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। आप तुलसी को टैबलेट के रूप में भी सेल कर सकते हैं, तुलसी को सैपलिंग्स के रूप में सेल कर सकते हैं, तुलसी को अर्क के रूप में सेल कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी एटलीस्ट इस समय जब हमारे को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, इसलिए शायद इंटरनेशनली बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, वायरस से काउंटर करने के लिए तुलसी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हर्बल। यहाँ बबीता तिवारी जी ने एक सवाल पूछा है कि हम विज्ञापनों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाले प्रभाव को किस तरह से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैं बबीता जी का सवाल दोहराना चाहूंगी कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञापनों का प्रभाव किस तरह से कम किया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है बबीता जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। विज्ञापनों का रूप बहुत तेजी से बदल रहा है और एक कैटेगरी के विज्ञापन होते हैं जो शुद्ध रूप से विज्ञापन होते हैं, जिसके पहले जोरदार जिंगल बजती है और बहुत कॉमर्शियल्स दिखते हुए एडवर्टीजमेंट दिखते हैं और उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये विज्ञापन है। और उसके साथ साथ आपको जिसको जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, किसी मूवी के अंदर आप बोर्नविटा का एडवर्टीजमेंट, बोर्नविटा के बैकग्राउंड में पिक्चर्स दिख जाएंगे, बोर्नविटा के बारे में हीरो हीरोइन या बच्चे बात कर रहे होंगे। तो ये सटल जिसको बोलना चाहिए विज्ञापन भी बहुत चलते हैं बाजार में। तो इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहली बात तो विज्ञापन के बिना बिजनेस चलता नहीं, इसलिए लोग विज्ञापन तो करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हम अपना काम करें, हम प्रभाव में ना सोचें। सबसे पहली चीज ये है, हम आज देखिए वो समय और था जब लोग अशिक्षित थे, या वो समय और था जब टीवी पहली बार आए थे, भड़कीले न्यूज़पेपर, कलर प्रिंटिंग पहली बार आई थी। शायद वो दौर अब खत्म हो चुका है, अब हम सब समझदार हो गए हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना एक जो तार्किक विचार शक्ति होती है, रैशनल थिंकिंग होती है, उसका उपयोग करें। विज्ञापन तो ठीक है वो चलाएं, लेकिन हम डिसाइड करें कि हम विज्ञापन देखेंगे या नहीं देखेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खरीदना है, हमारे लिए किस चीज की खरीदी हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए आवश्यक है। एकदम सिंपल रखें, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें, क्योंकि विज्ञापन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये तो मतलब पूंजीवाद की एक कड़वी सच्चाई है और इसके साथ हमें रहना सीखना पड़ेगा। धन्यवाद सर। रेणु मिश्रा जी ने एक सवाल पूछा है कि तुलसी अर्क बनाने के लिए क्या मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है? यदि हाँ तो इस मशीन को किस तरह से लिया जा सकता है? मुझे लगता है कि शायद वो मशीन से संबंधित फाइनेंस भी का मैनेजमेंट भी समझना चाहेंगी। जी जी, डेफिनेटली ये जो भी काम अच्छी तरह से होते हैं, थोड़ा तो मैकेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सब कुछ मैनुअली करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो डेफिनेटली इस बारे में ये एक विस्तृत विषय है और इसके लिए एक डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ती है। क्या होता है कि आप कहाँ पर शुरू करना चाहती हैं, वहाँ पर का वातावरण कैसा है, वहाँ पर तुलसी की कौन सी वेराइटीज होंगी, वहाँ पर कौन कौन मशीन सप्लायर्स आपको सप्लाई कर पाएंगे, कौन से सप्लायर्स हैं, ये सब इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR करके आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के वेबसाइट पे आई थिंक मोर देन 150 रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें मशीन के सप्लायर्स, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग, बजटिंग, खर्चे, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है। आप रायपुर में या अपने शहर में जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट या मतलब उद्योग सेवा संस्थान जो भी होंगी, वहां पर से कांटेक्ट करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, या कहीं भी नहीं मिलता तो हमसे बाद में कांटेक्ट करेंगे। तो इस बारे में डेफिनेटली अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। मशीन यस थोड़ा तो यूज करना पड़ता है अच्छा काम करने के लिए, पैकेजिंग के लिए, डेफिनेटली यस। धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल और शुक्रिया रेणु जी। और हर जिले में
शायद उद्यमिता विकास केंद्र होते हैं, वे लोग मशीन इंस्टॉलेशन में और लोन संबंधी बातों में जिले और राज्य की नियम शर्तों और कर कानूनों टैक्सेशन के मुताबिक बेहतर गाइडेंस देते हैं। और अद्वित प्लेटफॉर्म भी आपको गाइडेंस देने के लिए हमेशा रेडी है। आप दोनों में से कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक चीज आप परमिशन दें तो मैं ऐड करना चाहूंगा। बहुत जल्दी ही अद्वित प्लेटफॉर्म हम छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनको सेलिंग के लिए एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक ऑनलाइन सेलिंग के लिए, फिर सेल्स प्रोसेस में कि ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचना, शिपिंग कैसे करना, ये सब जो एक मैकेनिक्स होती है, मतलब प्रोडक्शन आसान होता है, बिक्री मुश्किल होती है। तो अद्वित ब्रांड हम ऐसे कमिटेड एंटरप्रेन्योर्स, कमिटेड ग्रुप्स के साथ हम आने वाले समय में काम करने वाले हैं। वी हैव अ मैकेनिज्म इन प्लेस फॉर दैट। जी, एक अन्य सवाल भी है। ये सवाल भी पुनः तुलसी से ही संबंधित है। ये जानना चाहती है कि तुलसी की टैबलेट किस तरह से बनती है और किस तरह से उसका व्यापार किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छा बाबा रामदेव और श्री रविशंकर इसके बारे में बता पाएंगे, क्योंकि तुलसी टैबलेट बनाने की प्रक्रिया, तुलसी टैबलेट बनाने की प्रोसेस में मतलब मैं आई नॉट बीट अराउंड द बुश, मैं गलत कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं कभी ऐसी फैक्ट्री में गया नहीं जहां पर तुलसी की टैबलेट्स बनाने का मतलब मेरा एक्सपीरियंस, इवन ऑब्जर्व करने का मेरा एक्सपीरियंस रहा हो डेफिनेटली, इसलिए मैं कुछ कमिट नहीं करना चाहूंगा। मैं बहुत तरीके के बिजनेस कंसल्टिंग के दौरान बहुत तरीके के बिजनेसेस के साथ में जुड़ा रहा, हॉस्पिटैलिटी, माइनिंग, टूरिज्म और एजुकेशन और स्कूल्स, बट समहाउ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मेरे क्लाइंट्स में ऐसा सच नहीं है अभी तक। स्मॉल प्रोडक्शन ग्रुप्स जैसे महाराष्ट्र में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो गार्लिक और जिंजर और कुछ इस तरह के हर्ब्स को सेमी प्रोसेस्ड फॉर्मेट में, मतलब कि जैसे सिर्फ लहसुन को खेत से लेके आके उसको उसका छिलका निकाल के रीपैक करके बल्क पैकिंग में उसको जहां पर बड़ी रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन फैक्ट्रीज में या हॉस्पिटैलिटी होटल्स के अंदर सप्लाई का काम करते हैं। तो ऐसे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेरे कंसल्टिंग में रहे हैं, बट तुलसी का टैबलेट बनाने वाली कोई फैक्ट्री अभी तक मैं विजिट नहीं किया हूँ। नुपुर जी और ज्योति जी, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, इस बारे में शायद हमें मिलकर कुछ एक्सपीरियंस लेना होगा। इस बीच में हमारे किसी सदस्य ने एक सवाल पूछा है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि गृहिणियां अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बना सकती है, कैसे छोटा छोटा इन्वेस्टमेट करके आगे बढ़ सकती हैं। तो सर मैं चाहूंगी कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमारे सदस्यों को बताएं। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं सभी के साथ एक छोटा सा एक मेरा नेक्स्ट जो गोल है वो शेयर करना चाहूंगा। व्यवसाय उपनिषद ये प्रोजेक्ट एक बार एस्टैब्लिश करने के बाद अगली बुक जो है वो हिंदी में होगी या इंग्लिश में ये तो नहीं मालूम, लेकिन इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली, और उसका नाम होगा धनोपनिषद, पैसे से संबंधित छोटी छोटी बातें। और डेफिनेटली आपने जो प्रश्न पूछा है कि गृहिणियां अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना शुरू कर सकती हैं, तो यदि छोटा सा उत्तर देना है मुझे तो मैं यही कहूंगा कि पैसे के बारे में 3 शब्द के बीच डिस्टिंग्विश करना शुरू करें। स्पेंडिंग यानी खर्च करना, सेविंग यानी बचाना, और इन्वेस्टिंग निवेश करना। यदि इन 3 शब्दों को हम समझ सके और उसमें एक अगला स्टेप आप फिलहाल ये ले सकते हैं कि पिछले 3 महीने का या 6 महीने का जो भी एक्सपेंडिचर या जो भी कैश फ्लो हुआ है उसकी एनालिसिस करिए कि कितना खर्च की कैटेगरी में हुआ है, कितना सेविंग की कैटेगरी में हुआ है और कितना इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में हुआ है। राइट, समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 80% स्पेंड हुआ, खर्च हुआ, 10% सेव हुआ। राइट, वो या तो आपने अपने गुल्लक में डाल के रख दिए या आपने अलमीरा के अंदर वाले खाने में डाल दिए, और 10% आपने इन्वेस्ट किया, प्रोविडेंट फंड में डाला या मार्केट में डाला या म्यूचुअल फंड में डाला। तो ये आपके पिछले 3 महीने का एनालिसिस हुआ। अब
एक डिसीजन लीजिए कि अगले 3 महीने में मैं इसको 80-10-10 से चेंज करके 60-30-10 पे ले जाना है मुझे। इसका मतलब कि अगले 3 महीने मेरे को 100 रुपए में से सिर्फ 60 रुपए खर्च करने हैं, बचत मेरे को 10 रुपए से बढ़ा के 30 रुपए करनी है, और इन्वेस्टमेंट मैंने 10 किया था, एक बार 10 रुपए और इन्वेस्ट करना है। पैसे के बारे में पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत होती है अपने ऊपर अनुशासन से। अनुशासन हमें घूम फिर के वापस आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाता है, खर्च कम करने की ओर लेके जाता है। यदि हम 80 रुपए की बजाय 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने ऊपर अनुशासन कर रहे हैं। अनुशासन के बिना पैसा, अनुशासन के बिना पोर्टफोलियो नहीं बनता। ये तो मेरा ब्रीफ रिप्लाई था, और शायद इतना ब्रीफ रिप्लाई भी काफी उपयोगी हो सकता है, लेकिन यस, इस एक विषय पर हम एक इंडिपेंडेंट वेबिनार अलग से कर सकते हैं। ये शायद आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, और उसमें हम विस्तार से कुछ और टूल्स भी शेयर कर सकते हैं, कुछ एक्सेल शीट्स भी शेयर कर सकते हैं। कीर्ति तिवारी जी शायद कुछ कहना चाहती हैं। जी मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैं कीर्ति तिवारी पूरी युवा संगिनी के टीम की ओर से श्री अरविंद अग्रवाल सर का, नुपुर दीक्षित मैम का व मीनाक्षी बाजपेयी मैम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण विषय में हम सभी को एक हिस्सा बनाया। और जिस तरीके से युवा संगिनी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि महिलाओं को अपनी रुचि को निखारने का और एक दूसरे से सीखने का, नई कलाएं विकसित करने का एक मौका दें, तो उसी कड़ी में ये वेबिनार से भी हमने ये सीखा कि किस तरीके से आज के समय में चल रही समस्याओं के बीच में हम आत्मनिर्भरता के तरफ एक कदम उठा सकते हैं। और जिस तरीके से सर ने कहा कि सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा और हमें विचार और व्यवहार दोनों में काम करना पड़ेगा, तो इसी तरह मेरी आशा है कि हम सब आज से सीखी हुई चीज़ों को अपनी जीवन शैली में ढालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा, हमारे परिवार का व इस पूरे देश का विकास हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, और बहुत बहुत आभार युवा संगिनी की तमाम सदस्यों का, और विशेष आभार डॉक्टर मीनाक्षी बाजपेयी जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मंच उपलब्ध कराया और इतना अच्छा सेशन हमने भी किया अपनी संगिनियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। एक और साथी है मोहन दुबे जी, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। जी मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, नमस्कार मैम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो पहली बार ही वेबिनार के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और उसका श्रेय हमारी मीनाक्षी जी को जाता है। वो रोज नए नए का करवाती रहती हैं प्रोग्राम, और हम लोग को नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। इसी तरह से और मतलब अगले बार भी प्रोग्राम होगा तो हमें लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू आप सभी लोगों को नई नई अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, आपने इतना इंटरेस्ट लेके सुना, इसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच। मैंने पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से सुना है। थैंक यू मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्दी से जल्दी कोई छोटा सा बिजनेस या अपना इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम बातों के लिए और तमाम जानकारियों के लिए जो आपने दिए। मैं अपनी साथियों के साथ एक लिंक शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, और उन सभी से अनुरोध भी करना चाहूंगी कि इस लिंक पर वे अपना फीडबैक हमें जरूर दें। जी, तो ये लिंक मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, और आप सभी से अनुरोध भी करती हूँ कि आप लोग अपना फीडबैक कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और यदि आपके कुछ अन्य सवाल भी हो तो आप care@advait.org ये हमारा ईमेल आईडी है। आप अपने सवाल, अपने सुझाव दोनों हमें इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। और यदि आप व्यावसायिक उपनिषद का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप अपने क्लब का प्रोमो कोड जरूर इस्तेमाल कीजिए। आपके क्लब के लिए प्रोमो कोड है YS युवा संगिनी 30/308/2020, यानी आज की तारीख 308/2020, ये आपका प्रोमो कोड है। क्या हम ये सेशन यहाँ पर समाप्त करें? आप सभी से मिलकर, आप सभी से बात कर कर बहुत खुशी हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कीर्ति तिवारी जी का, मोहन दुबे जी का और
डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी का तहे दिल से आभार। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।